हेलो, नमस्ते बच्चों। आज लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम संगीता यादव है। मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ और आज जो मैं पाठ लेने जा रही हूँ विज्ञान का, वो है आपका 9वां पाठ, सूचना और प्रौद्योगिकी, प्रगति की नई दिशा। बच्चों सबको पता है ना, आप सबको पता है कि आज हमारी जो जिंदगी है उसमें मोबाइल और कंप्यूटर का क्या महत्व है ना। समझो कि अगर मोबाइल और कंप्यूटर को आज हमारी जिंदगी से निकाल दिया जाए ना, वैसा ही होगा जैसे इंसान के शरीर से सांसों को निकाल दिया जाए और हमारी जिंदगी से मोबाइल और कंप्यूटर को निकाल दिया जाए। तो जो तकलीफ शरीर को होती है वही तकलीफ हमारी प्रगति को होगी। तो आज आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का या फिर मोबाइल का हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। इसके पहले आप कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं लगभग। तो जो मैं आज आपको लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने पढ़ा था बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये है बच्चों कि माइक्रो एक्सेल होता क्या है। ठीक है, चलो पहले मैं इसके नाम से ही स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप नाम पढ़ रहे हो माइक्रो, ठीक है, तो पहले कैसा होता था, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। जब कंप्यूटर बना तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। उसके बाद जब छोटा कंप्यूटर आया तो उस कंपनी की के जो बिल गेट्स, उन्होंने अपनी जो नई कंपनी थी उसको नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट। और उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया आज वही विश्व में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत सारे काम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शीट द्वारा किए जाते हैं। अगर आपके घर में पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो मैं बताऊं आप ना ये एक्सेल शीट अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। और पता है कमाल की है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, पता है आपको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, एक छोटा सा फॉर्मूला डाल करके हम इसमें आराम से कर लेते हैं। तो मान लो एक छोटा सा मैं, आपको अपने सारे एग्जाम्स में मार्क्स मिले, ठीक है, आपका पहला यूनिट टेस्ट हुआ, फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम हुआ, और फिर आपका ये हुआ सेकेंड यूनिट टेस्ट हुआ, फिर आपका फाइनल एग्जाम हुआ। हालांकि एक साल से आपको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, लेकिन समझो कि ये सारे एग्जाम्स हुए। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, हर डेट के साथ किस पेपर में आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो निकाल सकते हो, उसका टोटल आप निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर कितना परसेंट आपको मिला वो भी आप निकाल सकते हो एक क्लिक में। मतलब आपको पेपर पे रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। इसमें एक एक्सेल शीट में, एक शीट में आप काम करोगे और उसको आप फोल्डर में सेव करके रख लो। तो आज ही नहीं, अगर आपने उसको अपलोड कर दिया क्लाउड पे, तो आप लाइफ में कभी भी देख सकते हो कि हाँ आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले थे। समझ में आया, इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट दिखती कैसे है बच्चों, तो जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, सेम टू सेम आपके बुक में दिया हुआ है। तो एक्सेल शीट बिल्कुल ऐसी, समझ में आया आपको, एक्सेल शीट वैसी दिखती है। अभी इसको ऑपरेट करते करना बच्चों, उसके ऑपरेट कैसे करते हैं ये जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग क्या क्या है। पता है ना हमको, जब तक ये नहीं पता है ना कि इससे हमको फायदा क्या होगा, तब तक हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या एक्सेल है, इसका उपयोग क्या है। तो पहली चीज, किसी भी चीज को टेबुलर फॉर्मेट में रखने के लिए, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में रखने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज बच्चों, यानी कि मान लो कि अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों का रिकॉर्ड, उनकी प्रेजेंटी एब्सेंटी एब्सेंटी बाकायदा एक टेबल के रूप में ना में रखी जा सकती है। किस बच्चे ने कितनी फीस दी, कब फीस दी, वो पूरा रिकॉर्ड एक्सेल शीट में पूरा टेबल के फॉर्मेट में, मतलब कोई चेंज नहीं होगा उसमें, बढ़िया से आप बना करके रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए आपके मार्क्स का मैंने एग्जांपल दिया कि आपके मार्क्स जितने भी का आप टोटल निकाल सकते हो, उनका आप एवरेज निकाल सकते हो। इतना ही नहीं, सारे बच्चों को कितने मार्क्स मिले और किसका कितना एवरेज है। जैसे अगर हम रिजल्ट शीट बनाते हैं, जैसे समझो कि हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं और उनकी हम रिजल्ट शीट बना रहे हैं ना बच्चों, तो हम भी इसी का उपयोग करते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करते हैं। और फिर सारे बच्चों का मार्क्स निकल जाता है, टोटल निकल मार्क्स का, और टोटल निकलने के बाद हम उनके परसेंटेज निकाल लेते हैं।
परसेंटेज निकालने के बाद किसको सबसे ज्यादा परसेंट मिला है, किसको सबसे कम परसेंट मिला है, यानी कि हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है, वो भी हम एक्सेल शीट से निकाल सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जा सकती है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब जैसे आप चाहिए, अगर आपको वर्ड का साइज बढ़ाना है, एक मिनट अब बच्चों जरा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जा सकती है। अगर आपको लेटर्स के साइज बड़े चाहिए, ग्रीन कलर नहीं चाहिए, रेड कलर चाहिए, आपको उसको टेढ़ा रखना है, किसी चीज को आपको बड़ा करके दिखाना है, लेटर फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, इंग्लिश में नहीं आपको हिंदी में चाहिए, तो वो सब काम भी इसमें हम कर सकते हैं। डेटा को फिल्टर किया जा सकता है। डेटा को फिल्टर करने का मतलब समझते हो, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आपने कभी गैलरी यूज की है मोबाइल की, तो वहाँ रहता है ना कि डिलीट करो, जो सेम सेम पिक्चर्स कर दें, और जो बहुत अच्छी पिक्चर्स है उसमें हमारा मोबाइल अपने आप ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। और जिनकी लाइटनिंग खराब है या फिर जिनका फॉर्मेट बहुत अच्छा नहीं है, जो पिक्चर्स बहुत है, उसको हमारा मोबाइल डिलीट पूछता है हमसे कि हम डिलीट कर दें क्या। वैसे ही डेटा फिल्टर करने के ऑप्शंस भी एक्सेल में आपको मिल जाएंगे। डेटा सॉर्टिंग करने के लिए, सॉर्टिंग का मतलब आप समझते हो, जैसे जब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम कैटलॉग बनाते हैं ना आपका रजिस्टर, तो एक होता है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, जैसे जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसको पहले रखो, फिर बी वाले को बाद में, सी वाले को बाद में रखो। तो वो काम भी एक्सेल शीट में सिर्फ सिलेक्ट करो, एक क्लिक करो, और वो अपने आप पूरा सॉर्ट हो जाएगा। मतलब अगर वो मैंने कैसे भी नाम लिखे हैं ऊपर ए बी सी डी से, तो वो अपने आप बहुत अच्छे से ए से लेके जेड तक अरेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा यूज है एक्सेल शीट का। डेटा का चार्ट तैयार करना, ग्राफ तैयार करना। देख रहे हो कि नॉर्मली ये जो कोरोना का पीरियड भी चल रहा है, तो किस महीने में कितनी डेथ हुई है, या फिर कितने लोगों को वैक्सीन जून के महीने में लगी, जुलाई के महीने में लगी, या फिर मई में कितने लोगों को लगी है वैक्सीन। तो इसका अगर हमको डेटा रखना है ना, तो भी हम बना सकते हैं ग्राफ के जरिए या चार्ट के जरिए। तो आप समझ सकते हो कितने सारे मुश्किल काम है जो बहुत आसानी से हम एक्सेल शीट को यूज करके कर सकते हैं। अब ठीक है कि आपको अगर कोई संख्यात्मक जानकारी खींचनी है, तो वो कैसे खींची जाएगी, तो आपके बुक में बहुत अच्छे से एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है कि अगर किसी को कंप्यूटर ऑपरेट करना या मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है, तो भी वो इजीली कर सकता है कंप्यूटर में। ठीक है। पर एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो ये मोबाइल में भी सीख सकते हो बच्चों। हाँ, गूगल पे जाके या फिर प्ले स्टोर में जाके आप एक्सेल शीट डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, और ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो। ठीक है। तो क्या करना है उसके लिए, पहले डेस्कटॉप पे जाना है और वहां पे जा करके एमएस एक्सेल के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, ठीक है, फाइल टैब में न्यू यह ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें जाकर के आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन विकल्प चुनना है। फिर जो भी स्क्रीन पर शीट देखिएगी, उसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर आलेख खींचना है और उस जानकारी को टाइप कर लीजिए, यानी कि जिसका भी आपको आलेख बनाना है वो पूरी जानकारी कर लीजिए। और देखो अच्छा ऑप्शन क्या होता है इसमें ना, कि पूरे नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 10 14 फिर 100 तक आपको जाना है, 100 तक। एक के बाद जैसे अगर हमको कुछ एक पेज पे लिखना है, फिर हम पेज टर्न करके दूसरे पेज पे लिखते हैं, वैसे ही अगर मैंने एक शीट में बनाया, समझो मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने एक फाइल में रखी, तो दूसरा एक और पेज ऐड करके मैं अपने फ्रेंड की या फिर अपने भाई बहन की भी इंफॉर्मेशन उसमें रख सकती हूँ। ठीक है। तो वैसा भी कर सकते हैं। उसके बाद जानकारी को टाइप करने के बाद उसको सिलेक्ट करना है, फिर और इंसर्ट टैब में आवश्यक ग्राफ पर क्लिक कीजिए, और जो भी आपको जैसा भी ग्राफ चाहिए, तो वहां पे आएगा कि किस तरह का आपको ग्राफ चाहिए, पाई पाई ग्राफ चाहिए, या फिर वो जिसमें लंबे लंबे डंडे आते हैं वैसा वाला ग्राफ चाहिए, या फिर आपको वो सर्कल वाला चाहिए जहां पे ऐसा गोल बनाते हैं उसमें टुकड़े दिखाई देते हैं, वैसा ग्राफ चाहिए, तो आपको वैसा ग्राफ मिल जाएगा। और जैसा भी ग्राफ मिलेगा, उसके आधार पर आप उस जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कि देखा है कि अगर ग्राफ का जो लेंथ है बहुत छोटा है, तो वहाँ वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। जिस ग्राफ की लेंथ बहुत बड़ी है, या फिर जो भी आपने स्तंभालेख वगैरह बनाया है, और वहां पे आपको जिस स्तंभ का ऐसा लगे कि हाँ इस स्तंभ की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो फिर जो भी वो जानकारी है वो अधिक मात्रा में है। तो इजीली आप ग्राफ को देख करके
उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो भी आपको डेटा एंट्री करनी है उसमें, ठीक है, वो डेटा एंट्री करते करते आप कौन सी सावधानी बरतेंगे। ठीक है कि जब भी हम एक्सेल शीट में डेटा को एंटर कर रहे हैं तो हमको क्या ध्यान में रखना है बच्चों। तो सबसे पहले कि डेटा एंटर करते समय संभव टेबल स्वरूप में रखना चाहिए। जो भी हमको इंफॉर्मेशन देनी है वो टेबल के फॉर्म में ही रखनी चाहिए। ठीक है, और अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग सेल्स का उपयोग करना चाहिए। तो आपने जो डब्बे डब्बे देखे ना लाइन, तो अगर डेटा अलग अलग है, मान लो कि आपको नाम का रखना है, फिर तारीख का रखना है और फिर मार्क्स का रखना है, तो वो आप अलग अलग लाइन में जाओ कि पहले में आप नाम लिखो, दूसरे में आप तारीख डालो, तीसरे में आप मार्क्स रखो। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स का उपयोग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद और क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेस और स्पेस का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जब जरूरत हो तभी उसमें टेबल में आप स्पेस डालिए या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे ना आजकल हैशटैग यूज करते हैं या फिर @ यूज करते हैं। तो बेसिकली एक्सेल शीट क्या करती है ना, इन सबको फॉर्मूले में यूज करती है। तो फिर आपको अगर जरूरत नहीं है तो इन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अधिकतर डेटा ड्रैग एंड फिल करते हैं। उस समय डेटा ड्रैग करने के बाद आने वाले स्मार्ट टैग का उपयोग करके वांछित डेटा फिल कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें बहुत आसान होता है। मान लो कि मुझे एक ही चीज कॉपी करनी है, जैसे मैंने मार्क्स लिखे, हिंदी के मार्क्स लिखे, और मुझे बहुत बार हिंदी टाइप करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हिंदी पे हमने क्लिक किया, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया, फिर नीचे वाले टैब में जाके आप सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ा दो, जो भी आपका सिलेक्ट करने वाला एरिया है, और फिर पेस्ट कर दो। पूरे में अपने आप हिंदी टाइप हो जाएगा। तो जब भी हम ड्रैग करके डेटा फिलअप करते हैं, ठीक है, तो जब जरूरत हो तभी करना चाहिए, वरना कभी कभी गलती भी हो सकती है। और डेटा एंटर करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने सारे डेटा को स्मॉल लेटर्स में एंटर कर दिया, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया कि मुझे कैपिटल में करना है, बाद में आपको ध्यान में आया कि अरे ये डेटा तो मुझे कैपिटल में चाहिए पूरा, तो तभी भी आप जा करके उस स्मॉल लेटर्स के डेटा को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। का कलर चेंज कर सकते हो। कोई डेटा मानो आपको हाईलाइट करना है कि नहीं, इसका जो बैकग्राउंड है पूरा रेड में होना चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा येलो में होना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग फॉर्मूला करके आप जो कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं। ओके, और एक्सेल शीट में ये रूल है कि फॉर्मूले का उपयोग कर इक्वल यानी कि बराबर चिन्ह पहले देना आवश्यक है। उसी प्रकार कोई भी जब हम फॉर्मूला देते हैं तो हमको उसमें कोई भी स्पेस नहीं देना चाहिए बच्चों। ठीक है, फॉर्मूले के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये हो गया पूरी जानकारी एक्सेल शीट के बारे में बच्चों। उसके बाद जो आ रहा है कि हम क्या करना है बच्चों, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, पहले मैं आपको इसका यूज बता देती, मतलब इसका उपयोग बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के टाइम में ना जब कोरोना बहुत बढ़ गया है और सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं भी आपको ये दिखा रही, तो जो आपको ये पीपीटी दिखाई दे रही है कि एक एक पेज पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो ये एक तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या फिर शॉर्टकट में हम इसको पीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक आप देख सकते हो कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो पीपीटी का यूज करके पढ़ा पीपीटी का यूज करके आपको पढ़ा रहा है ना। तो ये एक सिंपल से आप जानते हो। इसके अलावा इतना ही नहीं, जो हम छोटे-छोटे ऐड भी होते हैं ना, आप टीवी में देखते हो कि ऐड आ रहे हैं, उसके बीच में कुछ-कुछ लिख के आता है और फोटोज़ आती है, वो भी आप पावर पॉइंट का यूज़ करके बना सकते हो। और ये भी एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके जैसे चाहिए, अगर आपको कुछ बनाना है कि हाँ, चलो आज मैं कोई भी हिंदी का एक पार्ट ले लिया या फिर साइंस का एक पार्ट ले लिया मैंने, और ये कि जो भी दिख रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ हो और फिर यहाँ पे कुछ तो उसके डायग्राम्स हो, कोई आकृति बना दूँ मैं, तो ये भी आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके आप खुद कर सकते हो। ठीक है, जो जो हम बनाते हैं वैसा आप सीख सकते हो। ओके, सो पावर पॉइंट का उपयोग ऑफिस में भी किया जाता है और एनिमेशन बनाने के लिए, बहुत सारा एनिमेशन बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एनिमेशन देखते हो आप, जो छोटे छोटे कार्टून्स आते हैं, देखो वो हिलते डुलते चलते रह रहे हैं, हाथ ऊपर हाथ नीचे कर रहे हैं, तो वो काम भी पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। स्लाइड्स को एडिट करने के लिए, जोड़ने के लिए, हटाने के लिए,
पिक्चर्स को जोड़ने के लिए, एनिमेशन को जोड़ना और हटाना, ट्रांजिशन के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो प्रेजेंट के अलावा वीडियो बनाने के लिए, हैंडआउट्स तैयार करने के लिए, प्रेजेंटेशन नोट्स बनाने के लिए, वक्ता नोट्स बनाने जैसे प्रमुख कामों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने, फैक्ट्रियों में नए टूल्स की जानकारी देने के लिए भी पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं बच्चों ना, आजकल स्कूल में भी चालू हो गया है। जैसे अभी अगर समझो कि मुझे यहाँ से मैं सबका वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे स्कूल नहीं है और मुझे साइंस का एक ये रखना है, क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन रखना है। तो पिछले साल हमने अपने स्कूल में रखा था, वहां बच्चों ने अपनी अपनी स्लाइड्स बनाई थी और उसका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया था। ठीक है, तो पावर पॉइंट का यूज करके हम घर बैठे बैठे साइंस का एग्जीबिशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है। अगर आप कभी कुछ बनाना चाहो तो मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ट्राई कीजिए, आप कर सकते हो। ठीक है, तो दिखता कैसा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वैसे ही आइकन में जाके वहां उसका एक अलग से टैब होता है, उसको ओपन कीजिए और ऐसी शीट आ जाएगी। और ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या ऐड करना है, आपको और पेज चाहिए क्या उसमें, या फिर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, आपको फोटो ऐड करनी है। जैसे मान लो कि आपने अपनी पिछली दिवाली की फोटो उसमें लगाई, फिर आपको ये लगाना है कि ये है, दिस इज द दिवाली पिक फ्रॉम 2020, पिछले साल की फोटो है ना। तो आप वहां टैग कर सकते हो कि हाँ ये दिवाली की है। फिर इस साल की फोटो डालनी, तो आप अपना इस साल का फोटो लगा करके, जैसे आप ये गैलरी में जा करके आप अपने अलग अलग पिक्चर्स को जोड़ के बनाते हो ना, वैसा आप इसमें बना सकते हो। फोटोज डाल सकते हो आप, उसका टाइटल डाल सकते हो, उसके अंदर में सब टाइटल डाल सकते हो। तो ये यूज है किसका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। या फिर आपका कोई फैमिली फंक्शन है, अभी दिवाली गई या फिर ईद गई, कुछ भी आपको आपको अपने पूरे परिवार का ऐसा दिखाना है कि हाँ वो स्लाइड की तरह आ रहा है जा रहा है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। छोटे छोटे वीडियोस अगर आपको ऐड करने हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, उपयोग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये है कैसा दिखेगा बच्चों, देखो एक देख सकते हो, एक ये है कि किसी को कुछ बनाना था तो उसने क्या किया, पीछे सारे डाले और आगे एक डाल दिया कि हाँ भाई मार्केटिंग कैंपेन का मुझे ऐसा बनाना है, किसी चीज की मार्केटिंग करनी है आपको, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, देखो ये एक और स्लाइड बनाई थी किसी ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज करके अलग अलग शेप में प्रेजेंट करने के लिए, तो आप वैसा भी काम कर सकते हो। ठीक है, दिस इज माई पावर प्रेजेंटेशन है क्लास का, तो उसको ऐसा बैकग्राउंड दे करके आप उसमें कुछ भी ऐड करके अपने हिसाब से बना सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। ओके बच्चों, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, अपनी आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, जितना आप सोच सकते हो, जितना आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी आजकल आप करते हो ना, वो छोटे छोटे वीडियो बनाते हो, क्या बोलते हो उसको, रील्स डालते हो, या फिर आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, आप छोटे छोटे वीडियोस बनाते हो, वैसे आप ये प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ भी आप अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। उसके बाद ये है कि इसमें प्रस्तुतिकरण तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप के आपको आइकन दिख रहा है, देखिए छोटा सा आइकन एकदम फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पॉइंट में एक ब्लैक कलर का डब्बा बना हुआ है, ऐसा आइकन दिखाई देगा। उस आइकन पे आप क्लिक कीजिए, जिस घटक पर आधारित प्रेजेंटेशन बनाना है उस घटक से संबंधित विषय वस्तु, चित्र या दोनों आपके पास होना चाहिए। समझो कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है कि कोरोना कोरोना के ऊपर आपको वैक्सीनेशन बनाना है कि कोरोना कैसे फैला और उसका वैक्सीनेशन क्या हुआ या फिर उसके उपाय क्या है। तो आप क्या करोगे, पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोरोना वायरस का फोटो हो गया या फिर वैक्सीनेशन का दो चार फोटो हो गया, वो सारे होने चाहिए। तभी आप वो फोटोज लगा के साइड में उससे संबंधित कुछ भी मतलब संबंधित सही जानकारी लिख करके आप प्रेजेंटेशन बनाओगे। तो उस विषय वस्तु के ऊपर आपके पास चित्र और जानकारी दोनों भी होनी चाहिए। फिर फाइल टैब में न्यू ऑप्शन चुनिए और फिर ब्लैंक स्लाइड लगाओ। तो पहले आप फाइल टैब चुनिए, फिर न्यू ऑप्शन में जा करके आपको एक ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और फिर स्लाइड पर आवश्यक जानकारी को टाइप कीजिए और चित्र इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो स्लाइड पे जाना है, जो भी आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन टाइप करनी है। अगर आपको उससे संबंधित कुछ भी चित्र डालना है तो फिर आप वो उस चित्र को आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिजाइन टैब की सहायता से स्लाइड को डिजाइन कीजिए और फिर आपको जैसा भी डिजाइन देना है उस स्लाइड को
आप उस स्लाइड को डिजाइन भी दे सकते हैं। एनिमेशन टैब की सहायता से स्लाइड को एनिमेशन दीजिए और स्लाइड शो तैयार कीजिए। आप उसको स्लाइड शो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर बच्चों आपको ये सीखना हो ना, तो प्ले स्टोर में एक ऑप्शन है स्लाइड्स करके, वहां पे ये सारे काम आप खुद सीख स्लाइड का वो पूरा वो ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर आप ओपन करके देखिए, जो भी आपको कंप्यूटर के पावर पॉइंट में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वैसा ही लगभग सभी चीजें आप स्लाइड में भी सीख सकते हो। जानकारी को वहां पे कैसे डालते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, पिक्चर्स को कैसे उसमें डाला जाता है, उसको एडिट कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आप अपने मोबाइल पर भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एवं संचार प्रौद्योगिकी का मुख्य उपयोग चौखट में दिया गया है। इसके अलावा और कौन से उपयोग हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो निर्देशन में बच्चों, निर्देशन समझते हो आप, जो डायरेक्टर हम बोलते हैं ना, इस पिक्चर का डायरेक्टर कौन है, वैसे ही निर्देशन में भी हम कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। बहुत यूज है, जो भी डायरेक्टर की करता है वो सब कंप्यूटर से भी किया जा सकता है। सो निर्देशन में विज्ञान के कुछ प्रयोग और संकल्पनाओं का सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावकारी रूप से आसानी से जानकारियों का निरूपण किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण तंत्रिका तंत्र के कार्य निर्देशन करने के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अनुमान लगाना, सूचनाओं का संकलन कर उन पर प्रक्रिया करके अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि अभी मौसम विज्ञान जारी है बच्चों, तो ये जैसे आपने आपको पता होगा कि अभी ताउते तूफान आके गया है, यास तूफान आकर के गया है। तो आज से 10 दिन बाद क्या होने वाला है, ये जानकारी का अनुमान इस ऐसी जानकारियों का अनुमान भी कंप्यूटर का उपयोग करके किया जा सकता है। उसके साथ ही जानकारी को संग्रहित करना, इंटरनेट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, विकिपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे काम कंप्यूटर या फिर सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, ये कुछ कुछ आपको पता होगा। अगर आप समाचार सुनते हैं, ठीक है, कभी आपने न्यूज़ सुनी होगी बच्चों, तो आपने पेगासस के बारे में सुना है। वो मेरे लिए एकदम नई जानकारी थी। तो अगर आपने नहीं सुना है तो मैं वो छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ठीक है। अ, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो है या पूरे वर्ल्ड का वैज्ञानिक कितने तेज हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। फिर पता है आपको, पेगासस एक कंपनी है, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है ना कि अगर आपके फोन पर सिर्फ एक मिस कॉल आया, ठीक है ना, मिस कॉल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका फोन हैक किया, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक मिस कॉल आया उस कंपनी की तरफ से, तो वो एक एक ऐसा सिस्टम है जो आपके मोबाइल में अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उस सिस्टम के थ्रू वो जो कंपनी है वो आपके सारे डेटा को देख सकती है, आप फोन यूज करो या फोन मत यूज करो। जैसे नहीं कि आपके घर में समझो कि आप सब बैठे हुए हो, ठीक है, और कोई ऐसा आदमी आ जाए जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपके घर में क्या चल रहा है, क्या है, सब कुछ देख सकता है। वैसे ही उन लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है ना, जो आप मोबाइल यूज करो या मत यूज करो, वो आपके मोबाइल के सारे इंफॉर्मेशन को देख सकता है, ठीक है। जैसे आपको किसका ईमेल आया है, आपने कितने लोगों की फोटो खींची है, आपने किससे बात की, कब बात की, क्या बात की, या फिर कैमरा कैमरा ऑफ है तो भी अगर आपने मोबाइल घुमाया तो वो देख सकता है कि आपके आसपास क्या चीजें हैं, आप किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो सोचो कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कितनी विकसित है ना। जैसे हमारा दिमाग होता है कि हमको कभी याद आए कि अरे उस टीचर ने मुझे गुस्सा किया था, वो पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है ना। वैसे वो एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक सिस्टम है। तो सोचिए वो कितना एडवांस सिस्टम है, या फिर मैं कहूँ तो कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड का, वो कितना डेवलप हो गया है कि सिर्फ एक मिस कॉल के सहारे एक सॉफ्टवेयर आपकी इंफॉर्मेशन ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोचने वाली बात है बच्चों। और कंप्यूटर यूज करना बहुत जरूरी है, आपको उसका जो ज्ञान है कि कैसे यूज करते हैं वो आना ही चाहिए आपको उसके बारे में, ठीक है। तो जो भी इस पार्ट में पढ़ाया गया है बच्चों, उसको अच्छे से पढ़ो,
अच्छे से सीखो ताकि आप उसका यूज कर सको। कंप्यूटर नहीं है ना, तो ये सारा जो भी आपने इस पार्ट में पढ़ा है वो आप अपने मोबाइल में देख सकते हो। डैम श्योर आप ट्राई करो, ऐसे ऐसे ऐप अवेलेबल है। जैसे आपको पता, आप तो स्मार्ट हो, आजकल के बच्चे तो टीचर से भी स्मार्ट होते हैं। उनको टीचर को जितना पता रहेगा उससे ज्यादा पबजी में पता नहीं क्या क्या आया है वो सब पता होता है। तो ऐसे ही आप ढूंढिए कि अगर मुझे ये सीखना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो मैं कौन सा ऐप डाउनलोड करके सीख सकता हूँ और एक्टिविटी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ऐसी सारी चीजें आप कंप्यूटर के थ्रू सीख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद है कि कंप्यूटर के फील्ड में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों करियर के लिए। ठीक है, सब ढूंढते हैं कि हाँ मुझे 10th के बाद क्या करना है, मुझे 12th के बाद क्या करना है। तो कंप्यूटर है ना, एक बहुत ही अच्छा फील्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, सब कुछ अगर आपको नहीं पता रहेगा ना, चलो जो भी आपके बुक में दिया है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या फिर जितने भी ऐसे ऐप है, या फिर देखो आप घर बैठे बैठे आप कुछ भी ऑर्डर कर देते हो, आपके घर पे आ जाता है। ये सब कंप्यूटर का पार्ट है, पता है। इतना ही नहीं, ये जो अमेजोन से मंगाते हैं, हम फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, ये सब कंप्यूटर का खेल, टेक्नोलॉजी का खेल है। ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। अब इतना ही नहीं पता है, अभी अभी तो नए करियर ऑप्शन कैसे आए हैं कि जितने भी ये ऐप है, हाँ, ज़ोमैटो हो गया या फिर स्विगी हो गया या फिर अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया ना, ये ट्रैक करते हैं, पता है? ट्रैक करते हैं कि इसका पार्सल कहाँ तक पहुँचा, कौन लेके जा रहा है, कब डिलीवर कर रहा है ना? अगर आपने कभी ऑर्डर किया रहेगा, तो आपके मोबाइल में वो पूरी जानकारी आ जाती है। तो कहाँ से आती है? मतलब एक डेफिनिटली एक बंदा बैठा है, एक आदमी को उसने काम दिया है, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन को एंटर कर रहा है। तो अगर आपको जॉब चाहिए, तो अच्छा नॉलेज है, तो आप ये सारे काम भी सीख सकते हो, है ना? पर इसके लिए आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो जो भी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर आप सीख सकते हो तो कंप्यूटर सीखिए या फिर डेफिनिटली अपने मोबाइल में सीखिए ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो जो इसका एप्लीकेशन आपके बुक में दिया है, वो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। तो सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है बच्चों, ठीक है? सॉफ्टवेयर निर्मित करने का आह्वान स्वीकार कर अनेक कंपनियों ने इस क्षेत्र में काम किया है और बहुत सारे इसके क्या कहते हैं, इसका जो वर्गीकरण है वो ऐसे किया जा सकता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट और यूटिलिटी डेवलपमेंट, स्पेशल पर्पस साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ये बहुत हाई फंडो नाम है, आपके लेवल के ऊपर है। लेकिन अगर एक शॉर्टकट में बताऊं, तो जो भी हम काम करते हैं, जैसे देखोगे हर कोई अपने, हम बोलते हैं ना, अपडेट आया है ऐप का, तो ऐप का अपडेट कब आता है? जब उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं हम। समझ में आया? तो उसके सॉफ्टवेयर को कौन डेवलप करता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर सीखा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखी है और उसमें काम कर रहे हैं, और वो लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तभी आपको उस ऐप का अपडेट मिलता है। समझ में आया? तो जब भी ऐप का अपडेट आया ना, आप समझ लो कि जो भी वो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया गया है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे अमेज़न, ठीक है? अमेज़न पता है ना आपको, कुछ भी आप ऑर्डर करते हो और आपके घर पे आ जाता है। पहले उसमें सिर्फ इंग्लिश यूज़ होती थी, मतलब हमने इंग्लिश में टाइप टाइप किया, तो ही वो चीज़ हमारे घर पे आएगी। अभी आप टीवी में ऐड देखते हो, देखो हमेशा दिखाता है कि अरे अब हमारे अमेज़न को हिंदी भी समझ में आती है। से ऐड किया उन्होंने हिंदी को, तो उसका पूरा सॉफ्टवेयर जो होता है, वो डेवलप किया है, तब उसको हिंदी समझ में आ रही है या फिर कोई भी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना? जो एलेक्सा को आप बोलते हो, एलेक्सा मेरे लिए गाना लगाओ, एलेक्सा एसी ऑन करो, तो ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर का खेल है, ठीक है? तो सब सॉफ्टवेयर का, हमको सिर्फ एलेक्सा दिखती है कि हाँ, हमने एलेक्सा को बोला और एलेक्सा ने काम कर लिया, लेकिन ये सब कुछ किसका खेल है? पूरा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम है ये। ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा है, उसके सॉफ्टवेयर को बनाया है, वही ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हार्डवेयर का, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपने समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बताऊं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, जैसे देखिए मैं बोलूं, एक समझो पहले कि आप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो जैसे आपका शरीर है, ठीक है, तो आपके पास हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, नाक है, ये हार्डवेयर है, इससे आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये हिलते डुलते हैं या फिर ये ऐसे अंग हैं जो आपके शरीर में है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो है जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो इंफॉर्मेशन है। कान सुनने का काम कर रहा है, तो वो एक तरीके से जो भी आप जानकारी को प्रोसेस कर रहे हो, वो काम सॉफ्टवेयर कर रहा है।
समझ में आया? आपने कुछ सूंघा, अरे परफ्यूम की स्मेल आ रही है या फिर बड़े बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो ये कौन काम कर रहा है? ये हमारा ब्रेन काम कर रहा है ना? जानकारियों को प्रोसेस करने का काम कर रहा है। तो वही काम सॉफ्टवेयर करता है। समझ में आया आपको? तो हार्डवेयर मतलब जो भी आपको कंप्यूटर में बाहर-बाहर दिख सीपीयू है या सीपीयू के कुछ अंग हैं या वायरिंग है या मदरबोर्ड है या कीबोर्ड है, ये सब हार्डवेयर का पार्ट आता है या फिर स्क्रीन है। तो ये सब कुछ हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है। तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं। सब कंप्यूटर बनाते हैं, बेचते हैं। कुछ पार्ट वो खुद बनाते हैं, कुछ पार्ट बाहर से मंगाते हैं और उनको असेंबल करके कंप्यूटर बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इसमें नौकरी है कि आपको क्या बनाने आता है। अच्छा, आपको कीबोर्ड रिपेयर करने आता है, आपको स्क्रीन रिपेयर करनी आती है, आपको मदरबोर्ड रिपेयर करना आता है, आपको असेंबल करना आता है, अरे आप टेक्नीशियन हो। तो बहुत सारे लोगों को इस क्षेत्र में नौकरी आराम से मिल सकती है। सो हार्डवेयर डिजाइनिंग, हार्डवेयर प्रोडक्शन, हार्डवेयर असेंबली और टेस्टिंग करना, उसका मेंटेनेंस करना, सर्विसिंग करना, मरम्मत करना, ये बहुत सारे लोगों को जॉब दे रही है ना? आजकल तो मेंटेनेंस करना भी और सर्विसिंग करना भी नॉर्मली कंप्यूटर हो गया, 1 साल से हो गया, बहुत वायरस आ रहा है, स्लो चल रहा है, तो लोग बुला लेते हैं कि अरे आओ आप सर्विसिंग करके जाओ या फिर मेंटेनेंस करके जाओ। तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकता है उसमें भी, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कंप्यूटर के फील्ड में। अगर आप कंप्यूटर आपको अच्छा लगता है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है? प्रशिक्षण देने के लिए, तो भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए नए लोगों को सिखाने का, ट्रेनिंग का फील्ड बहुत बड़ा है। स्वयं लीन होकर सिखाने वाले और संगणक विषय में कार्यक्षम प्रशिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सुअवसर उपलब्ध है। इतना ही नहीं बच्चों, कंप्यूटर का यूज़ करके बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है। पता है, अगर आपने देखा रहेगा तो आजकल ये अपना अंतरंग वाले भी नॉर्मल ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं बच्चों को। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बनाना है या ड्राइंग बनाना है, क्राफ्ट बनाना है, ये तो छोटी-मोटी चीज़ें हो गई। पता है, आप इंडिया में बैठ के अमेरिका से फोटोग्राफी का कोर्स सीख सकते हो। कोई भी आपको कोर्स कंप्लीट करना है, अभी तो कितना सब कुछ चल रहा है कि घर बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका जो यूनिवर्सिटी है वो पूना में है और आप घर बैठे वहां से एमबीए कर रहे हो। एग्जाम भी आपको घर बैठे कंप्यूटर पे देना है और राइटिंग मटेरियल आपको मेल कर दिया जाएगा। तो जो ट्रेनिंग करने का काम है, सिखाने का काम है, वो सब भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ठीक है? तो अगर आपने कभी समझो कि किसी फील्ड में आप बहुत हाई फंड हुए, मान लो कि आपको आप कोई भी गेम खेलने में एक्सपर्ट हो या फिर आपने कोई गेम नया डिजाइन किया है या फिर आपने कुछ भी एक अच्छा सा अच्छा, अभी आप ऐड देखते रहोगे, आप व्हाइट हेड जूनियर वाले का कोडिंग सीखिए, आपका बच्चा 5-6 साल के बच्चे को भी कोडिंग सिखा रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? एक तरीके से ट्रेनिंग ही दे रहे हैं ना बच्चों को। बहुत हाई चार्ज करते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि हाँ, आप ये सीख लो, वो सीख लो। बच्चा सीखे, नहीं सीखे, वो बात की बात है। लेकिन वो ट्रेनिंग ही दी जा रही है कंप्यूटर का यूज़ करके, ठीक है? और मार्केटिंग करने के लिए बच्चों, मार्केटिंग का मतलब समझते हो आप? किसी भी चीज़ सॉफ्ट, मतलब एकदम आराम से बेचना घर बैठे-बैठे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, तो कभी भी अगर आप इंस्टाग्राम भी ओपन करते हो, मान लिया आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, तो आप देख रहे हो बीच-बीच में कुछ भी ऐड आ जाता है कि अरे हाँ, यहाँ ये मोबाइल वन प्लस का 9 का मोबाइल आपको सस्ते में मिल रहा है या फिर आपको ये हेडफ़ोन है, ये हेडफ़ोन हम आपको ₹200 में, बीच-बीच में आते रहता है ऐसा कुछ, 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 कुछ। अजीब तरीके का, मतलब जिसको आपने नहीं माँगा है, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। तो ये सब भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। किसी ने वो पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन तैयार किया है और फिर वो बीच में डाल देते हैं। तो वो मार्केटिंग है, एक तरीके से अपनी चीज़ों की। या फिर आप जो जितने आप टीवी में एड्स देखते हो, वो भी एक तरीके की मार्केटिंग है कि अरे आप मैगी खाइए, जो मैगी बन जाती है, तो आपको टीवी में दिखाई देता है, वो पूरा पूरा एड आप देखते हो। तो वो क्या कर रहे हैं? वो मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कंप्यूटर का यूज़ करके भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। या फिर आपने अमेज़न का ऐप ओपन किया, तो आप देखोगे दुनिया भर की चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं, जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, फिर भी 30% सेल है, 40% सेल है, 50% सेल है। तो वो सब क्या है? वो सब मार्केटिंग है, ठीक है? तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके मार्केटिंग भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप सचमुच इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने देखा रहेगा कि टीवी में ऐड आ रहा है, समझो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है कि अगर लगवाई है, तो आप ₹1000 का ऑर्डर दीजिए और हम ₹400 कम करके देंगे। तो वो भी एक तरीके से मार्केटिंग है चीज़ों की। समझ में आया? एकदम सॉफ्टली वैक्सीनेशन को यूज़ करके वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारे क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं, ये सब कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में बच्चों ये ध्यान में रखना कि कंप्यूटर और मोबाइल का अच्छा नॉलेज, ठीक है? और अच्छा ज्ञान और उस ज्ञान का सही उपयोग आपको आना ही चाहिए। सिर्फ गेम खेलकर या फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो या सीख रहे हो अपने बुक में या फिर टीचर्स आपको बता रही हैं, एक बार ट्राई करके देखो कि आप कुछ अच्छा बना सकते हो क्या। ठीक है, अपने लिए या फिर अपने भाई बहनों के लिए उसका कोई सही इस्तेमाल कर सकते हो क्या। कंप्यूटर इज मस्ट। ठीक है, आपको आना ही चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए, आपको सीखना ही। अगर आपको आगे बढ़ना है भविष्य में ना, तो आपको कंप्यूटर सीखना ही चाहिए। और जितनी भी जानकारी आपके बुक में दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये पाठ भी रखा गया है। तो बच्चों, इसी जानकारी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। और अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना हो तो आप अपना हैंड रेज करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए और आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। सीता चौहान, आप कुछ पूछना चाहती हैं? माइक ऑन करो बच्चों और पूछ लो। यस टीचर, वो जो आप बता रही थी डाउनलोड करने के लिए, हम्म। उसका नाम तो मैं भूल गई, उसका नाम क्या है टीचर? क्या डाउनलोड करने के लिए? मतलब इतना सारा बताया, मुझे याद नहीं है मैंने क्या बताया। हाँ, क्या डाउनलोड करने के लिए, क्या बनाने के लिए? वो पावर पॉइंट का स्लाइड्स बनानी है तो फिर आ, हाँ हमें उससे जैसे जानकारी मिल सकती है टीचर? हाँ हमें हाँ, तो जैसे मदद मिल सकती है टीचर? उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे। स्लाइड्स उसका नाम ही है। जैसे अगर आपको ये वीडियो देखना था तो आपने जूम डाउनलोड किया ना, तो ऐप का नाम ही क्या है? जूम है ना? ऐप का नाम ही जूम है। वैसे ही स्लाइड्स है, उस ऐप का नाम है स्लाइड्स, SLIDES। स्लाइड्स बोलते हैं, वो ऐप है। प्ले स्टोर पे जाओगे, पीले कलर का आइकन है और होता है स्लाइड्स करके। तो वो स्लाइड्स को डाउनलोड करके आप खुद अपनी स्लाइड बना सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे, जिस भी पार्ट की चाहिए, या फिर आपको अपने फैमिली फोटो की चाहिए और आपको कुछ कुछ लिखना है उसके नीचे अच्छी जानकारी, वैसे आप स्लाइड्स बना सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, थैंक यू टीचर। ओके, वेलकम बच्चा। सत्यम और काजल, आपने हाथ उठाया, कुछ पूछना है आपको? माइक ऑन करो बेटा, आप पूछ सकते हो, क्या पूछना है आपको? सत्यम, अगर आप बोल रहे हो ना तो मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। आप थोड़ा नेटवर्क में आके पूछिए तो मुझे समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। हम्म, किसी और को सुनाई दे रहा है सत्यम क्या बोल रहा है? तो वो अपना मानता है कि सत्यम बोल क्या रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सत्यम क्या बोल रहा है। हेलो मुझे लग टीचर। कौन बोल रहा है अभी? हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ टीचर। टीचर हाँ बोलो, अब आ रही है आवाज सत्यम, बोलो। पूछो क्या पूछना है, आपने माइक ऑन किया है। पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। हाँ नेहा, पूछो नेहा, कुछ पूछना है आपको? यस टीचर, आप जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आप बना के दिखा सकती है अभी? एक मिनट बच्चा, आपने क्या बोला मुझे समझा नहीं, जरा आप नेटवर्क में आके बोलेंगे? नहीं टीचर, सुनाई जो आप सम बता रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का क्या? हेलो टीचर, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलो। एक्सेल। हाँ, क्या एक्सेल? क्वेश्चन भी नहीं समझा मुझे आपका। वो नेटवर्क से भी निकल गई है मिस। सर ठीक जूम है, अभी से। किसी को, ओके, किसी और को, दादर, ये कौन है, मिन को कुछ पूछना है? माय हैंड रेज किया है आपने। मीनाज, माइक अनम्यूट करो और पूछ लो बेटा। ठीक है, शादाब, आपको कुछ पूछना है? मैम हाँ, मैम आपने अभी कौन से ऐप के बारे में बताया? वो स्लाइड्स बनाने के लिए, स्लाइड्स बताया आपको। स्लाइड्स ऐप डाउनलोड करो, उस पर आप बना सकते हो। स्लाइस ऐप। हाँ हाँ, स्लाइड्स। ओके, थैंक यू मिस। ओके, ठीक है, और किसी को कुछ कुछ पूछना है बच्चों? हेलो टीचर। कौन बोल रहा है? अंकिता, बोलिए। टीचर, एक्सेल सीट ऐप लोड कर रहे हैं ना? हाँ, एक्सेल शीट, आप जाओगे प्ले स्टोर में ना, तो एक्सेल शीट करके वो पूरा मिल जाएगा आपको। एक ऐप है, ग्रीन कलर का ऐप है वो। यस टीचर।
ठीक Thank है, you. और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? सर हो गए सबके डाउट क्लियर लगता है? हाँ जी, हाँ मिस, हो गए। ओके ओके सर। हाँ मिस, लास्ट बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, और कौन कौन से फील्ड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का या फिर सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के फील्ड में क्या सुअवसर हैं आप लोगों के लिए भविष्य में, वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। सर लीव करती हूँ मैं।